हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या हम कहें यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे साथ लाइव है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक बार क्या करना है, आपने थम्स अप करना है अगर आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर आ रही है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अभी लेटेस्ट अगस्त में पूछे गए हैं। अगस्त में ये क्वेश्चंस आए थे और यहाँ पर अगस्त सितंबर में जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए जल्दी से एक बारी फटाफट से क्या करना है, आ गई शबाना? चलिए सब लोग एक बारी फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट 2024-25 के लिए पेपर वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोशिश रहेगी आप लोगों को प्रॉपर पता चल सके कि एक्चुअली में कैसा पेपर एग्जाम में अब पूछा जा रहा है। इससे ना सिर्फ आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम का क्या पैटर्न आ रहा है, सिलेबस कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारी जो स्पीड है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी किस तरीके की चल रही है। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त 2024 का शिफ्ट वन का ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर किसी के भी पास नहीं है, इवन यूजीसी की तरफ से भी जारी नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन जब आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया था, करेक्शन जो आपकी हुई थी ना आंसर की क्लेम करते समय, उस समय जो हुआ था वही वाला है ये। ठीक है, तो ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यूजीसी नेट 2024-25 पहले तो क्वेश्चन देखिए मैथ्स का। 500 मीटर की दौड़ में ए बी से 20 मीटर और सी से 80 मीटर आगे है। 500 की दौड़ में ए बी से 20 मीटर और सी से 80 मीटर आगे है। बी और सी पहले की तरह ही ठीक उसी गति से 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। तो बी सी से कितने मीटर आगे होगा, यानी स्पीड का यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है मैथ का। इन अ रेस ऑफ 500 एम रन, यानी मीटर रन। 28 अगस्त वाला मुझे चेक करना पड़ेगा योग्यता। आप लोगों में जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर हो, हमारी मेल आईडी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। मेल आईडी के अबाउट सेक्शन पे जाओगे, मेल आईडी पर अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो। ठीक है, 500 मीटर की दौड़ में इन अ रेस ऑफ 500 मीटर रन A beat B by 20 meter and C by 80 meter. If B and C are running another race of 100 meter with exactly same speed as before, then by how many meter will B beat C? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ए द्वारा तय की गई दूरी 500 मीटर की, भाई कितनी दूरी, हम लोग कितना दौड़ रहे हैं, 500 मीटर। बी द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि ए बी से 20 मीटर पहले हो गया तो 480, सी से 80 किलोमीटर पहले यानी 420। तो ए बी सी का समय क्या हुआ, 500, 480 और 420। 480 मीटर की दूरी बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है। तो यहाँ करेंगे 100 मीटर की दूरी में बी सी को कितने में हराएगा, तो यहाँ पर 480 से यहाँ पर 60 का भाग इंटू 100, क्योंकि मीटर सेकंड में कर रहे हैं। तो सही आंसर आ जाएगा 12.5। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर वन का बिल्कुल योग्यता आप सेंड कर देना। ठीक है, फिर मेरे से जितना हो पाएगा फिर मैं वो आपको करवा दूंगी, जिसके पास भी जो क्वेश्चन पेपर हो। ध्यान से देख लो, ये पीडीएफ आप सभी को अगर चाहिए तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथ्स का था, जो कि आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएशन या असेसमेंट रूब्रिक्स के बारे में। आकलन रूब्रिक्स निम्नलिखित में किसका दावा किया जा सकता है असेसमेंट रूब्रिक्स में? What among the following can be correctly claimed in the light of assessment rubrics? क्या होती है असेसमेंट rubrics? आई एम गुड छोटी, आंसर करते चलो बेटा। यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जैक्टली किस तरीके का रूब्रिक से क्वेश्चन आ रहा है, असेसमेंट रूब्रिक से। सीधे चलते हैं आंसर पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो। डी आंसर सही है, ए सी एन ई। मतलब अब पहले तो ये जान लो, मूल्यांकन मानदंड यानी रूब्रिक, यह एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों को उनके मानदंड के आधार पर शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने में मदद करता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए। असेसमेंट रूब्रिक क्या है? अ टूल यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। यह मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता न्याय को सुनिश्चित करता है। It ensure transparency and fairness in the marking process. थर्ड, ये एक नवीन मूल्यांकन प्रणाली है जो छात्रों के प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ई, इट इज एन इनोवेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम। तो रूब्रिक आमतौर पर एक मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने वाला टूल है या दिशा निर्देशों का एक समूह जिसका उपयोग छात्रों को कक्षा में सीखने की अपेक्षाओं, सीखने के उद्देश्यों या सीखने के मानकों के सुसंगत अनुप्रयोग को बढ़ावा देने, मानदंडों के सुसंगत के विरुद्ध उनकी उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार जूम कर दें, पढ़ लो एक बार, ठीक है, ये लो देख लो एक बार। आकलन रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर ई नवाचार मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पारदर्शिता निष्पक्षता प्रदान करता है और किसी मानदंड के आधार पर छात्रों की व्याख्या करने, श्रेणीबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। असेसमेंट रूब्रिक्स। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। बड़ी मुश्किल से ये तो कोई ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास था, अवेलेबल था, कैंडिडेट ने शेयर किया था, जहां से मैंने इंग्लिश उठाई है ना। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा इसको समझो कि जहां से जो चीज नहीं है, क्वेश्चन पेपर अगर है आपके पास तो सेंड करिए। चलिए, समझ में आ गया। असेसमेंट रूब्रिक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आपको मान लो रूब्रिक्स के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 3 पॉइंट पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा व्हाट इज रूब्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट करती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन ना जाए, जूम कर रही हूँ थोड़ा सा। A researcher decide to tell participants something false about a research session in order to mislead them. The researcher is using नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, रोल प्लेइंग, एक्टिव डिसेप्शन या डिहोक्सिंग। शोधकर्ता प्रतिभागियों को गुमराह करने के उद्देश्य से एक शोध सत्र के संबंध में कुछ गलत बोल रहा है, तो वो किस तरीके की चीज का प्रयोग कर रहा है? हेलो जुल्फी, आई एम गुड बेटा। छोटी वीडियो को थोड़ी, मैंने क्या कहा ना, अलग अलग जगह से यार चीजें करी गई हैं, तो थोड़ा सा अपना वीडियो स्क्रीन प्रॉपर देख लो कि कैसे प्रॉपर दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय छल, एक्टिव डिसेप्शन। जब एक शोधकर्ता प्रतिभागियों को गलत जानकारी देता है ताकि उन्हें भ्रम में रखा जा सके तो उसे हम एक्टिव डिसेप्शन कहते हैं। एक्टिव डिसेप्शन या सक्रिय छल एक ऐसी शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता प्रतिभागियों को गलत जानकारी दे रहा है ताकि उनके वास्तविक व्यवहार प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जा सके। यह विधि अक्सर मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। According to NCRF, according to National Credit Framework, the credit level earned after doctoral degree यानी PhD, यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बाद में जो क्रेडिट होता है PhD के लिए वो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4। NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, द क्रेडिट लेवल अर्न आफ्टर डॉक्टोरल डिग्री यानी PhD। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में क्रेडिट लेवल क्या होगा आफ्टर PhD? 7, 8, 9 या 10? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को। राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा के अनुसार डॉक्टोरल उपाधि PhD के बाद अर्जित होने वाला क्रेडिट लेवल इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर है बी यानी 8। यही गड़बड़ हो गए। अब ध्यान से देखना जरा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार, ध्यान से देखते चलना, मैं हाईलाइट करती हूँ अब इसको। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ के अनुसार डॉक्टरेट की डिग्री जिसे हम PhD कहते हैं उसका क्रेडिट स्तर होता है 8, क्रेडिट मिलता है 8 का।
उस अब ध्यान से देखना, स्कूली शिक्षा स्तर 4 तक, 5वीं कक्षा स्तर 1, 8वीं कक्षा स्तर 2, 10वीं कक्षा को स्तर 3 माना जाता है, 12वीं कक्षा को स्तर 4, 4 लेवल माने जाते हैं स्कूली शिक्षा के। फिर आता है ग्रेजुएशन लेवल का 4.5 लेवल, लेवल भी ध्यान रखना है, स्कूली शिक्षा को 4 लेवल में काउंट किया गया है। पांचवा है लेवल 1, आठवां है लेवल 2, 10वां है 3 और 12वीं कक्षा है लेवल 4। ग्रेजुएशन में 4.5 से 6 तक, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करें तो 6 से 7 तक क्रेडिट लेवल है, और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो हमारा 8 है क्रेडिट लेवल। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष को किसी छात्र के द्वारा उपयोग किए गए घंटों की संख्या, क्या होता है ये क्रेडिट लेवल कि उसने कितने घंटे पढ़ाई करी है, उसके आधार पर परिभाषित किया जाता है कितने घंटे का उसने प्रयोग किया है कोर्स कंप्लीट करने में। इसी आधार पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में उन्हें क्रेडिट प्रदान किया जाता है। क्रेडिट पूछा जाता है कि क्रेडिट क्या चीज होती है, क्रेडिट क्या चीज होती है, और दूसरी चीज पूछी जाती है क्रेडिट क्या है, जितनी घंटे हमने पढ़ाई करी उसके घंटों को काउंट किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट लेवल कहेंगे। स्कूली शिक्षा हम करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, सबको दिख रहा है प्रॉपर, आई होप सबको दिख रहा होगा। देख लो भाई, अच्छे से देख लो, क्योंकि ये चीज जो अभी पूछी गई है ना एग्जाम में भी आएगी आएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणवी, ये बेटे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं 23 अगस्त का, अभी 23 अगस्त का क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, जो अभी 2 महीने पहले होके हटा है, जिसका जून री एग्जाम वाला पेपर है ये, ठीक है। तो ये सबके क्रेडिट लेवल, मान लीजिए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जाए, पिछली बार जून का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में लेवल पूछा गया था, तो 6 और 7, 4.5 से 6 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 6 to 7, पीएचडी 8 और बाकी 4 लेवल्स स्कूली शिक्षा। डन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। थैंक यू छोटी। सब लोग भाई लाइक शेयर करते रहना, तभी क्या होगा ना कि मोटिवेशन आएगा, मेहनत करने का और मन करता है कि भाई हाँ भाई अच्छी चीज प्रोवाइड करनी है। Which among the following fuels produce least amount of soot particles during combustion? निम्न में से कौन सा ईंधन दहन के दौरान न्यूनतम मात्रा में कज्जल कण उत्पन्न करता है। कज्जल कण क्या होते हैं, जैसे काजल के जैसे छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते, काले काले से निकलते हैं, वो कज्जल पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सीएनजी। सही आंसर सीएनजी। दिए गए ईंधनों में सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे कम धुएं के कण, लीस्ट अमाउंट की बात करी गई है, लीस्ट अमाउंट की बात करी गई है तो सबसे कम, इसीलिए तो कहते हैं भाई यार सीएनजी गैस का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है कि पोल्यूशन कम करती है ना। तो सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जो कि स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्वच्छ ईंधन, मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा सीएनजी में। इसके दहन के फलस्वरूप CO2 और H2O मुख्य उत्पाद के रूप में निकलते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, धुएं के कण कम उत्पन्न होते हैं, इसे हम हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। सीएनजी हवा से हल्की होती है, इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। सीएनजी में मीथेन के अलावा कौन कौन सी गैस होती है, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और CO2 गैस होती है। अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है तो आप सबने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि सारी चीजें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। 99% फेल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। द रिकॉर्ड वॉइस नरेशन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन योर कंप्यूटर मस्ट हैव। आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए वॉइस नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। अब आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है, वॉइस नरेशन करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए,
लेवल वाला साइड, ये लो भाई, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेवल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट मी यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। अभी तक क्वेश्चन पेपर जारी नहीं किए इन लोगों ने, तो नेचुरल सी बात है यहाँ से ये लोग डालेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताइए भाई। टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन योर कंप्यूटर मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है सी, यानी ANE ओनली, साउंड कार्ड होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ई, माइक्रोफोन होना चाहिए। किसमें रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? माइक्रोफोन के द्वारा। किसमें रिकॉर्ड हो रही है? साउंड कार्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ध्वनि विवरण या वॉइस नरेशन के लिए साउंड रिकॉर्ड, ये ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करने, रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है। साउंड कार्ड माइक्रोफोन वॉइस नरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक है ताकि आवाज को कैप्चर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करना शुरू करेंगे। अमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के संदर्भ में कौन सी चीज सही है? फॉर सांख्य, a word signify universal. For Jain, a word signify a particular. For old Nyay, a word symbolize a universal only. For Vedantis, a word primarily means the class character of individual. शब्द प्रमाण के बारे में कहा गया है। यस, लिटिल ट्रिकी है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्वेश्चन को देख रहे हो कैसे घुमा घुमा के दे रहे हैं ये लोग, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, जो हम लोग MCQs पढ़ रहे हैं, जो हम लोग थ्योरी क्लास ले रहे हैं, उनको तो देखो ही देखो, लेकिन ये भी देखो कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे बन के आ रहे हैं। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और आपको ये लगेगा कि पता नहीं किसके पेपर देने हम आ गए, UPSC का लेवल है ये। देखते हैं, सबने कहा D7 का सही आंसर डी है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई। वेदांतियों के लिए शब्द का मुख्य अर्थ विशेष के जाति गुण से संबंधित है। शब्द प्रमाण के संदर्भ में वेदांतियों का कहना है कि शब्द मुख्य रूप से व्यक्तिगत व्यक्तियों के वर्ग, लक्षण, चरित्र या क्लास कैरेक्टर को दर्शाता है। क्लास कैरेक्टर को दर्शाता है इंडिविजुअल के। किसने कहा? वेदांती। वेदांत दर्शन में शब्द प्रमाण का मतलब है ज्ञात पुरुष द्वारा किए गए उपदेशों को प्रमाण मानना। आप्त पुरुष वह व्यक्ति जिसने धर्म और सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को अच्छी तरीके से समझ लिया हो। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग कहते हैं फैलेसी, और ये रहा एक फैलेसी का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द फॉलोइंग। Habits are like a cable. We weave a strand of it every day and soon it cannot be broken. आदतें केवल के समान होती हैं, हम प्रतिदिन इसका तंतु बनते हैं और इसे शीघ्र तोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सादृश्यता से युक्ति। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी, हैबिट्स आर लाइक अ केबल। तुलनात्मक तर्क में दो अलग अलग चीजों के बीच समानता को जब दर्शाया जाता है, कोई चीज जब समान, एनालॉजी जहां समानता हो। इन्होंने कहा हैबिट्स किसके तरीके हैं? केबल के तरीके हैं। केबल एक क्या है? तार की तरीके हैं। दिए गए वाक्य में आदतों की तुलना की गई है, यानी समानता बताई गई है। जब दो लोगों में समानता बताने की बात की जाए, वहां क्या हो जाएगा? एनालॉजी हो जाएगा। कारण तर्क क्या होता है? कैजुअल आर्ग्यूमेंट क्या चीज है? आपको कल बताया था, इसमें एक घटना के कारण और प्रभाव को समझा जाता है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, इसमें किसी विशेषज्ञ के बयान को आधार बनाया जाता है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन, ध्यान रखो, जहां समानता है एनालॉजी हो गया, जहां पे हम कारण प्रभाव देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट हो गया।
अथॉरिटी यानी किसी पर्टिकुलर किसी की बात, मान लो कोई टीचर है, उसकी बात का आधार लेकर के हमने किसी चीज को प्रूव किया, किसी डेफिनेशन को आधार लेके हमने किसी चीज को प्रूव किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। उसी क्वेश्चन में ही उस चीज का आंसर दिया गया है, जहां पर भी लाइक लग गया कि उसके जैसा, जहां पर भी तुलना की गई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तुरंत ही एनालॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये जो क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर करेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग, नो म्यूजिशियंस आर ग्रीक, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियंस, देयरफॉर नो ट्रेडर्स आर ग्रीक्स। किस बात का ठीक से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई संगीतकार यूनानी नहीं है, कोई नहीं है, क्या हो जाएगा, नो म्यूजिशियन, कोई का मतलब है ये सीधा सीधा जो पहला प्रेमाइस हमारा निकल गया, नो म्यूजिशियन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल निगेटिव। जहां पे नो लगा है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल निगेटिव। तो उसको हमने पहला प्रेमाइसिस हमने देखा, वो क्या है हमारा ई। आंसर करो जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का, क्या लग रहा है, अगर इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप क्या आंसर करेंगे। पहला हमारा ई हो गया, दूसरे में ऑल लगा है, ऑल ट्रेडर्स, तो ये हो गया हमारा क्या, ए हो गया, है ना। और नो ट्रेडर्स फॉर ग्रीक्स, यानी यहां पर भी क्या हो गया, नो लगा है, यानी ई। तो हमारा पहली बात जो मूड बनता है वो बना ई, ए, ई का। तो मूड हमारा ई, ए, ई सही है कि नहीं। इट रिप्रेजेंट फिगर टू, क्या ये फिगर टू बता रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, नो म्यूजिशियंस आर ग्रीक, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन, एक में म्यूजिशियन स्टार्टिंग में है और एक में म्यूजिशियन, एक में स्टार्टिंग में है, और नो म्यूजिशियन यानी एम पहले स्टार्टिंग में म्यूजिशियन और दूसरे में है लास्ट में। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिगर थ्री। ना 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 ना, फिगर थ्री नहीं, फिगर वन हो जाएगा। जहां पर भी आपका मान लीजिए जो आपका मिडिल टर्म है स्टार्टिंग में हो और दूसरी प्रेमाइस में लास्ट में हो, तो ये हो जाएगा आपका फिगर वन। तो फिगर वन का मतलब है जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। द टर्म ग्रीक इज द मेजर टर्म, क्या एक ग्रीक मेजर टर्म है। द माइनर टर्म ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द मिडल टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिए हैं, इनको मूड भी जानना है, इनको फिगर भी जानना है, इनको सारी चीजें एक क्वेश्चन में। कैन यू बिलीव दिस, ऐसा क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें ई, ए, ई मूड है, बिल्कुल सही बात है। यूनानी यानी ग्रीक एक मेजर टर्म है, बिल्कुल सही बात है। न्यू म्यूजिशियंस आर ग्रीक्स, ग्रीक्स यहाँ पर भी आ रहा है, ग्रीक हमारे कंक्लूजन में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा मेजर टर्म होगा, क्योंकि मेजर टर्म प्रीमाइस वन में आता है। फिर निष्कर्ष का उद्देश्य पद व्याप्त है। द माइनर टर्म ऑफ कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड या मिडिल टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही आंसर है, इस निष्कर्ष का उद्देश्य पद व्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी, सी, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो मूड फिगर भी पूछा, मेजर टर्म, मेजर टर्म क्या होता है, जो आपके स्टार्टिंग प्रीमाइस में हो और साथ ही कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मेन प्रीमाइस वन में भी होना चाहिए और कंक्लूजन में भी होना चाहिए, वो मेजर टर्म हो गया। माइनर टर्म और मिडिल टर्म, माइनर कितने टर्म्स होते हैं ये भी आपको पता है, 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं एक बार जूम कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लो ध्यान से, है ना। पहले इंग्लिश में देखो, व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब टू लर्निंग स्टाइल, इनमें से कौन सी लर्निंग स्टाइल है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब टू लर्निंग स्टाइल, पढ़ लिया। अब हिंदी में देखिए, किसे अधिगम शैलियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, आंसर करिए।
जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या। अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। अभी आ रही है? अभी क्लियर? चलो वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो जरा। जुल्फी कल यही मेरे साथ भी था, यही टेक्निकल इशू मेरे साथ हो जाती है ना, कि सामने चीज है और पता चला मैं क्लास भी स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, ऐसी कंडीशन आ जाती, क्या बताऊं। है ना, तो टेंशन नहीं लो, ये वीडियो बना रहेगा, आप लोग इसको आराम से देख सकते हो बाद में। ये चीज मैंने कराई है टाइप ऑफ वेरिएबल, इसके एग्जाम्पल भी मैंने कहे थे ना, आते हैं कि नहीं आते। तो भाई जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बारी जल्दी से मुझे क्लियर कट बताओ। वो लोग यस लिखो जो कह रहे हैं कि आ रहा है, और वो लोग बताओ जिनको लगता है कि ये क्लास में नहीं बताया जा रहा। ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताई हुई है विद एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है ना दीपिका? चलो क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉमिनल क्या चीज होती है? नॉमिनल, नाम मात्र। ऑप्शन नंबर, एक मिनट गलत कर दिया, चलो सही आंसर है डी, यानी नॉमिनल क्या हो गया? एथेंसिटी हो गया। ऑर्डिनल हो गया, जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, किसी को ग्रेड में नंबर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा। इंटरवल में क्या आएगा आपका? इंटरवल, गैप, ईयर ऑफ डेथ, रेशियो में क्या आ जाएगा? अनुपात, ये आपका वेट हो गया है ना, अनुपात इसमें आ गया। तो यहां पर आपके सामने इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप लोगों को करवाया हुआ है भाई। डी से क्लियर, किसी भी दो चीजों से आप क्लियर कर सकते हो। चलो भाई आंसर करो फटाफट से। टीचिंग, टाइप ऑफ टीचिंग में मैक्रो, माइक्रो, स्टेशन और कोऑपरेटिव। अब स्टेशन टीचिंग क्या चीज है? इसीलिए मैं बेटा रोज पीडीएफ डाल रही हूं आप सभी के लिए। एक मिनट में जूम कर देती हूँ। सबको पीडीएफ मिल रहा है टेलीग्राम पे, सबने पढ़ना है बस। जो चीज ये दी जा रही, कहते हैं ना हम नोट्स बनाने आए, मैम नोट्स बनाने आए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं अगर आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो। इंग्लिश में देखो एक बारी फटाफट से, फिर मैं हिंदी में दिखा रही हूँ, जिसको क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। देखो हिंदी में तो प्रॉपर दिख रहा है, व्यापक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, स्टेशन शिक्षण या सहकारी शिक्षण। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे। व्यापक शिक्षण क्या चीज होती है? सी आंसर सही है। व्यापक शिक्षण क्या चीज होती है? जहां कोई शिक्षक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाता है, यानी काफी ज्यादा लोगों को, बड़ी क्लास को पढ़ा रहा है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग
ऐसी शिक्षण तकनीक जिसका प्रयोग शिक्षक की सेवा से पूर्व शिक्षा में किया जाता है, यानी जो नोविस टीचर है, जो नया टीचर है, उसको टेक्निक सिखाने के लिए। स्टेशन शिक्षण क्या चीज होती है? एक ऐसी पद्धति जिसमें शिक्षक विषय सामग्री को आपस में वितरित कर लेते हैं और छात्र दूसरे शिक्षक के पास जाने से पूर्व एक शिक्षक के पास बैठते हैं। एन अप्रोच स्टेशन टीचिंग ध्यान देख लो। एन अप्रोच वेयर द एजुकेटर डिवाइड द कंटेंट अमंग देमसेल्फ एंड स्टूडेंट सिट विद वन एजुकेटर बिफोर मूविंग टू अदर। सहकारी आपको पता ही है, सहकारी शिक्षण क्या चीज है? कक्षा में ऐसी स्थिति जहां दो शिक्षक साथ साथ एक कक्षा के संबंध में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ भाई? दिसंबर 2023 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसीलिए मैं कहती हूँ भैया क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, 50% पेपर यहीं से बनेगा। SNDT ये सारी चीजें अभी मैंने रिवीजन में भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। चलो भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन 1960? आए हैं कि नहीं आए हैं? ये वाले क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 13 का सही आंसर चलिए देख लेते हैं भाई, देर किस बात की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, BCNE। SNDT महिला विश्वविद्यालय हो गया, मैसूर विश्वविद्यालय हो गया, और ऑप्शन नंबर ई बनारस। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 और SNDT भी 1916 में हुई थी। ये तीन विश्वविद्यालय हैं जो 1916 में बने थे। ठीक है, ये सोचो कब का पेपर है, कब का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो भाई, एक बार बताना जरा। ये जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं रिसेंटली 23 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है, जिसके क्वेश्चन पेपर अभी आपकी साइट पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पर आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं लिया भाई 299 से हेल्प कर दो भाई सब लोग। 299 का मेंबरशिप ले लो, जिससे कि और अच्छी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सिर्फ वन टाइम देना है 299 दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। आई होप आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, संचार के 5W को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 5W ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, 14 का सही आंसर। 14 का ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया। 5W प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर जानकारी एकत्र करने, समस्याओं को हल करने की एक टेक्निक है। इनका क्रम सबसे पहले आता है कौन, क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे। लेकिन एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था, लेकिन अगर सही क्रम होता तो सबसे पहले आता कौन। कौन का मतलब हु के बाद क्या, ठीक है, क्या के बाद कहां, कहां के बाद कब, कब के बाद क्यों, कब क्यों, और लास्ट में आता है कैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर करिए। एक यहां पर फ्रैक्शन दिया गया है, उस फ्रैक्शन का आंसर आपको करना है। ये वाले क्वेश्चन इस समय कंटिन्यू ये लोग एग्जाम में डाल रहे हैं।
क्या करना है, सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का भाग दे दो किसमें, 12 में। आपका जो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में जो आंसर आएगा वो सबके लिख लो। अब देख लो कि कौन सी संख्या, मान लीजिए लिखा है 0.825 या लिखा है 0.697, 0.721, 0.568, तो आपको पता है सबसे छोटा क्या है, 568, तो ये नंबर 1 पे लग जाएगा। क्रोनोलॉजिक बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। तो जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं, अगर लिखा जाए घटते क्रम में, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किसको पहले लिखना होता है। तो जब बढ़ता क्रम हो तो सबसे छोटा क्या है, 568, फिर क्या है 697। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इसको भाग दे दो, 17 का भाग 12 में, 19 का 13 में। बस आपकी मैथ थोड़ी यहाँ पर आपकी बेसिक नॉलेज तेज होनी चाहिए, बस आराम से कर लोगे, ठीक है। और बिल्कुल डिनोमिनेटर करके कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस की बात है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला 0.70, 0.68, 0.72 और 0.69। बिल्कुल, मैथ्स अगर आपको करनी है, मेरे हिसाब से अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, या आपको डीआई लेना है या आरसी, इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से पीवाईक्यू से बेटर कोई चीज नहीं है। पीवाईक्यू की बुक ऑलरेडी आप देख सकते होंगे, यहाँ पर प्ले लिस्ट में दिख रही होगी आप लोगों को। ये वीडियो के साथ में मैंने लगा रखा है, जिसको भी बुक परचेस करनी हो आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन करवाएंगे कल। लेकिन अभी एक क्लास बाकी है जो कि रात को होगी, 8:30 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, देखो यहाँ पर कंटेंट की वैल्यू करिए, और हमारे लिए भी सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक 299 का मेंबरशिप नहीं लिया, सिर्फ एक बार ही करना है। ये सोचो कि अगर एक बुक भी लेने जाओगे ना, तो बुक में आपको या तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा या थ्योरी मिलेगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है, एमसीक्यू भी मिल रहा है, थ्योरी भी मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है। तो 299 मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग ले सकते हो। मैंने ऊपर अपना यूपीआई आईडी मेंशन कर दिया है, आप लोग डायरेक्टली जाकर दिव्या.gautam, है ना, 16 ओके एसबीआई, एक बार यहाँ पर जाके आपने यूपीआई पेमेंट करना है। और साथ ही एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैंने मैम मेंबरशिप ले ली है, तो क्या होगा, मैं यूट्यूब पर भी उसको अपडेट कर दूंगी। आई होप कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। अब मिलते हैं रात की क्लास में, करोगे कि नहीं, कैसी लगी क्लास, एक बार जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देना है आपने। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट आप सभी के लिए। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करोगे, और साथ ही साथ रात की वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं रात की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।